समान नागरिक संहिता का कानून 4 विषयों से संबंधित होगा। विवाह, विवाह विच्छेद या तलाक, दत्तक विधान और विरासत। इन 4 विषयों के संबंध में राज्य कानून बनाएगा। जस्टिसिएबल राइट्स कहा जाता है। जस्टिसिएबल राइट्स का अर्थ होता है यदि सरकार इन अधिकारों पर अतिक्रमण करती है तो इन अधिकारों की सुरक्षा के लिए या इन अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायपालिका के माध्यम से कार्रवाई की जा सकती है। भूतपूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा, उन्होंने भी एक टिप्पणी कर दी जब प्रधानमंत्री अमेरिका में थे। उन्होंने कहा कि भारत में अल्पसंख्यकों के धार्मिक अधिकारों पर अतिक्रमण हो रहा है। इस चर्चा में जब राष्ट्रपति के साथ चर्चा हो, इस चर्चा में इस बात की ओर भी ध्यान दिया जाए। समान नागरिक संहिता, उसको लागू करने के कोई भी प्रयास राज्य ने नहीं किए, इसीलिए इसको डेड लेटर इन द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, एक मृत अक्षर कहा जाता है। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार में विवाद चलते रहने के पश्चात भी दिल्ली की सरकार कहती है, आपकी सरकार कहती है, केजरीवाल की सरकार कहती है कि यदि इस प्रकार का विधेयक आता है समान नागरिक संहिता का, हम क्वालिफाइड समर्थन करेंगे। क्वालिफाइड का इसका अर्थ ऐसा, इस पर चर्चा होनी चाहिए, विरोधी पक्ष से वार्तालाप होना चाहिए, लोगों से वार्तालाप होना चाहिए, सहमति बननी चाहिए और सहमति बनने के बाद इस प्रकार का विधेयक यदि लाया जाता है तो हम उसका समर्थन करेंगे। तो बीजेपी भारतीय जनता पक्ष की कृति, भारतीय जनता पक्ष की नीति, भारतीय जनता पक्ष की चर्चा इस प्रकार से हो रही है कि देश में विघटन के बीज बोए जा रहे हैं, देश में विभाजन के बीज बोए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में यदि यूजीसी जैसा कानून लाया जाता है, पार्लियामेंट में इस प्रकार का विधेयक लाया जाता है, आज ही बीजेपी के नीति के चलते हिंदू मुस्लिम, हिंदू अल्पसंख्यक, इसमें बड़े मतभेद हैं, संघर्ष चल रहा है कि 2019 का चुनाव सामने है। हम 370 समाप्त करने की बात करते हैं और 370 जिस प्रक्रिया के चलते समाप्त कर दिया, लोगों ने, भारत के लोगों ने 370 के समाप्त करने पर आपत्ति नहीं की। जिस प्रकार से 370 समाप्त कर दिया गया, किसी से भी संपर्क न करते हुए, विरोधी पक्षों को साथ में न लेते हुए, कश्मीर के लोगों को नहीं पूछते हुए 370 समाप्त कर दिया, यह इस पर आपत्ति है। शायद हिंदू राष्ट्र निर्माण की संभावना बढ़े जो हिंदू राष्ट्र अल्पसंख्यकों के दमन पर रचा जा रहा होगा। डॉक्टर अंबेडकर 17 दिसंबर 1946 कृपया याद कीजिए और इस संबंध में उचित कदम उठाइए। मैं भारतीय हूँ, भारतीय होने के नाते आप सब लोगों को आह्वान करता हूँ, यदि भारत राष्ट्र मजबूत करना है तो अल्पसंख्यकों को भी जोड़कर, विरोधी पक्षों को भी जोड़कर अपने साथ ले जाना चाहिए। यह भारत राष्ट्र की नीति है। यदि तोड़कर राष्ट्र बनाना है, यह हिंदू राष्ट्र की नीति है। हम कौन से राष्ट्र को बनाना चाहते हैं और कौन से राष्ट्र को तोड़ना चाहते हैं, यह मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ। आज हम बात कर रहे हैं संविधान का भाग 4 अध्याय 4 अनुच्छेद 44 जो अनुच्छेद हैं समान नागरिक संहिता। इस विषय पर हम बात करने वाले हैं। यह विषय संविधान से संबंधित है और इसीलिए सर्वप्रथम मैं भारत के संविधान के निर्माता, द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ऑनरेबल डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, इनको सर्वप्रथम अभिवादन करता हूँ। आवाज इंडिया टीवी के दर्शकों को
तथा उनके माध्यम से भारत का संविधान, जिन्हें भारत के सार्वभौम लोग कहते हैं, उन लोगों को मैं आज विनम्र अभिवादन करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, सप्रेम जय भीम बोलता हूँ और मंगल कामना प्रेषित करता हूँ। विषय है अनुच्छेद 44, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। संविधान में यह अनुच्छेद इस प्रकार से लिखा गया है, द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन्स ए यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। राज्य देश के नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता के निर्माण का प्रयास करेगी। राज्य देश के नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता के निर्माण के प्रयास करेगा। संविधान सभा में यह अनुच्छेद 30 नवंबर 1948 को प्रस्तुत किया गया, उस पर चर्चा हुई और 30 नवंबर 1948 को ही इसको संविधान सभा ने स्वीकृति प्रदान की और यह अनुच्छेद संविधान का हिस्सा बन गया। मसौदे में इस अनुच्छेद का क्रमांक 35 था, संविधान में यह अनुच्छेद 44 हुआ। यह अनुच्छेद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में है। इसका अर्थ राज्य के नीति निर्धारक सिद्धांत के अध्याय में यह अनुच्छेद रखा गया है। संविधान में भाग 3 है, जिसको हम फंडामेंटल राइट्स का भाग कहते हैं, अध्याय कहते हैं। संविधान में अध्याय 4 है, जिसको हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का अध्याय कहते हैं। इन दोनों में जो अनुच्छेद हैं वह नागरिकों के अधिकार कहे जाते हैं, अधिकारों से संबंधित हैं, परंतु दोनों में एक भेद है। भाग 3 फंडामेंटल राइट्स, मौलिक हक, यह जो अध्याय है, इसमें जो हक दिए गए हैं, अधिकार दिए हैं भारत के नागरिकों को, उनको जस्टिशिएबल राइट्स कहा जाता है। जस्टिशिएबल राइट्स का अर्थ होता है यदि सरकार इन अधिकारों पर अतिक्रमण करती है तो इन अधिकारों की सुरक्षा के लिए या इन अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायपालिका के माध्यम से कार्रवाई की जा सकती है और इसीलिए इनको जस्टिशिएबल राइट्स कहा जाता है। न्यायपालिका के माध्यम से जिन अधिकारों को लागू किया जा सकता है वह अधिकार उन्हें फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी अधिकार हैं, परंतु भेद यह है कि यह अधिकार न्यायपालिका के माध्यम से लागू किए नहीं जा सकते और इसीलिए 23 नवंबर 1948 को यह अनुच्छेद सम्मत किया गया, संविधान का हिस्सा बन गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकृति प्राप्त हुई। 26 जनवरी 1950 से संविधान लागू हुआ। 7 दशक और 3 साल हो गए, फिर भी अभी तक इस अनुच्छेद में जो दिया गया है कानून का विषय, समान नागरिक संहिता, उसको लागू करने के कोई भी प्रयास राज्य ने नहीं किए। इसीलिए इसको डेड लेटर इन द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, एक मृत अक्षर कहा जाता है। और इसी के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। क्यों नहीं लागू किया गया? क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है, न्यायालय के माध्यम से लागू नहीं किया जाता। परंतु अचानक कुछ दिन पहले से यह विषय एक ज्वलंत विषय बन गया है, एक प्रमुख विषय बन गया है। हो सकता है कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव का यह अहम मुद्दा बन जाए। आइए पहले हम वर्तमान की बात करते हैं इस अनुच्छेद के संबंध में। अभी कुछ दिन पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय अमेरिका के दौरे पर थे, वापस आ गए और सारी दुनिया में यह एहसास हो गया कि भारत और अमेरिका के बीच के संबंध अधिक मजबूत हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यह दौरा बड़ा ही सफल माना जाता है। हाँ, कुछ बातें हुई है
जिसका भी उल्लेख आवश्यक है। अमेरिका के सीनेट के 75 सीनेटरों ने राष्ट्रपति जो बाइडेन को एक निवेदन दिया कि भारत में अल्पसंख्यकों के धर्म स्वातंत्र्य के अधिकारों पर सरकार अतिक्रमण कर रही है। जब अमेरिका के प्रेसिडेंट भारत के प्रधानमंत्री से बातचीत करेंगे तो इस विषय के संबंध में भी प्रेसिडेंट महोदय उनसे चर्चा करें। दूसरा, हमारे महामहिम प्रधानमंत्री जिनको अपना परम मित्र मानते हैं और जिनको पहले नाम से संबोधित करने में उन्हें गौरव महसूस होता है, ऐसे भूतपूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा, उन्होंने भी एक टिप्पणी कर दी। जब प्रधानमंत्री अमेरिका में थे, उन्होंने कहा कि भारत में अल्पसंख्यकों के धार्मिक अधिकारों पर अतिक्रमण हो रहा है। इस चर्चा में जब राष्ट्रपति के साथ चर्चा हो, इस चर्चा में इस बात की ओर भी ध्यान दिया जाए। 9 साल हो गए हैं भारत में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के पद पर आसीन है। एक बार भी प्रधानमंत्री ने अभी तक पत्र परिषद को संबोधित नहीं किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी तक नहीं हुई भारत में। अमेरिका में पहली बार, अभी जब प्रधानमंत्री अमेरिका में थे तो पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया गया और उसमें वॉशिंगटन पोस्ट की एक पत्रकार है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उसने यही सवाल पूछा कि प्रधानमंत्री महोदय, भारत में अल्पसंख्यकों के धार्मिक अधिकारों का हनन हो रहा है, इस पर क्या कहते हैं। प्रधानमंत्री महोदय ने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है, भारत समानता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता में विश्वास करता है, भारत में इस प्रकार की कोई भी घटना नहीं होती। परंतु इस पर भी उस पत्रकार को ट्रोल किया गया, बराक ओबामा को ट्रोल किया गया। ये छोटी छोटी बातें हैं, परंतु इसका उल्लेख कभी कभी करना जरूरी होता है। प्रधानमंत्री महोदय भारत में वापस आ गए। भारत में वापस आने के बाद गत 1.5 महीने से मणिपुर जल रहा है, रोज घटनाएं हो रही हैं। बीच में कभी तो भी हमारे गृह मंत्री महोदय माननीय अमित शाह जी जाकर आए, 2 दिन 3 दिन वहाँ पर उन्होंने लोगों से बातचीत की, परंतु परिस्थिति का कोई समाधान नहीं निकला। मणिपुर जल रहा है। फिर भी हमारे प्रधानमंत्री महोदय उस मणिपुर के संबंध में, हाँ, पेपर में हमने पढ़ा कि उन्होंने गृह मंत्री से बातचीत की, अधिकारियों से बातचीत की, परंतु सामान्य जनता के लिए, मणिपुर की जनता के लिए उन्होंने कोई भी स्टेटमेंट इशू नहीं किया। अमेरिका के दौरे पर जाने से पहले मणिपुर के विरोधी पक्ष के लोग, सारे ही राजनीतिज्ञ उनसे मिलने आए। मोदी जी ने उनके लिए 2 मिनट का समय भी मोदी जी नहीं निकाल पाए। चलता है, ऐसा होते रहता है। मोदी जी ने हर बात की चिंता करनी चाहिए या हर बात पर अपने को व्यक्त करना चाहिए, यह जरूरी नहीं है। मैं सब बातें क्यों कह रहा हूँ, इसका क्या संबंध है हमारे आज के विषय से। हमारा जो विषय है यूनिफॉर्म सिविल कोड। मोदी जी वापस आ गए। 27 तारीख को मोदी जी भोपाल में थे। मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव है, शायद चुनाव प्रचार के लिए आए हो या चुनाव प्रचार का शुभारंभ करने के लिए आए हो। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, जो कहा वो मैं कहने जा रहा हूँ। पीएम नरेंद्र मोदी मेड ए स्ट्रॉन्ग पिच फॉर एन enactment of UCC, Uniform Civil Code, and said that the country could not have different laws for different categories of citizens, strengthening the indication that the government may be considering bringing bill in parliament dealing with the issue of marriage, divorce, adoption, succession and inheritance that would apply टू ऑल कम्युनिटीज। 27 जून की बात है ये। भारत में आने के बाद सार्वजनिक रूप से लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं, भारत जैसे देश में लोगों के लिए, अलग अलग समुदायों के लिए
अलग अलग कानून नहीं हो सकते। इसके पहले चर्चा चल रही थी, यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा चल रही थी, परंतु जब तक प्रधानमंत्री अधिकृत रूप से कुछ नहीं कहते तब तक किसी भी विषय के संबंध में निश्चितता से कोई भी बात कही नहीं जा सकती, क्योंकि प्रधानमंत्री का संबंध अंतिम है। यह हमारी डेमोक्रेसी है, यह हमारा लोकतंत्र है। प्रधानमंत्री क्या कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में? हिंदू पर्सनल लॉ है, मुस्लिम पर्सनल लॉ है, क्रिश्चियन पर्सनल लॉ है, सिखों का आनंद कारज एक्ट है। एक ही भारत में अलग अलग समुदायों के लिए इस प्रकार से अलग अलग कानून हो सकते क्या? बिल्कुल नहीं हो सकते। सारे ही समुदायों के लोगों के लिए एक ही कानून बनाया जाना चाहिए। उस कानून के अंतर्गत विवाह, मैरिज, डिवोर्स, तलाक या विवाह संबंध विच्छेद, दत्तक विधान, गोद लेने का विधान और उत्तराधिकार या पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी, इन विषयों के संबंध में एक ही कानून बनना चाहिए, जिसको हम यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं, जिसको मैंने आपको पढ़कर बताया संविधान 44 में। और इस प्रकार का कानून बनना चाहिए, इस प्रकार का आग्रही प्रतिपादन बड़े ठोस शब्दों में प्रधानमंत्री कहते हैं कि इस प्रकार का कानून बनना चाहिए। कानून बनाने की प्रक्रिया के लिए विधेयक ड्राफ्ट करना होता है, कंसल्टेशन होता है, बहुत सारी प्रक्रियाएं होती है, शायद चल रही होगी, कभी कभी छिटपुट वार्ताएं आती रहती है न्यूज़पेपर में। परंतु आज सवेरे का जब हमने अखबार देखा, आज सवेरे का न्यूज़पेपर देखा, तो सारे ही अखबारों में, वो चाहे स्थानिक वर्नैकुलर मीडिया हो या अंग्रेजी अखबार हो, सारे ही अखबारों में प्रमुखता से लिखा गया है कि आने वाले मानसून सत्र में, संसद के मानसून सत्र में मोदी जी की सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड के संबंध में, समान नागरिक कानून के संबंध में विधेयक प्रस्तुत करने जा रही है। लोकसभा में बहुमत है बीजेपी को, बड़ी आसानी से पारित हो जाएगा। राज्यसभा में बहुमत नहीं है। विरोधी पक्ष इसके बारे में क्या भूमिका लेने की संभावना है, वो मैं थोड़ी देर के बाद बताऊंगा आपको। तो राज्यसभा को मैनेज करना पड़ेगा। मोदी सरकार राज्यसभा में मित्र पक्षों को मैनेज करना चाहती हैं, औरों को भी मैनेज करना चाहती हैं। शायद आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी इस विधेयक को सपोर्ट करे, क्योंकि उन्होंने कुछ घोषित किया है जिसके बारे में मैं बात करूंगा, परंतु मैनेज करना। और फिर यह भी एक वृत्तपत्र में कहा गया है, अखबार में कहा गया है, यदि राज्यसभा में बहुमत नहीं मिलता, विधेयक पारित नहीं होता, तो शायद मोदी जी की सरकार राज्यसभा और लोकसभा का संयुक्त सत्र बुलाकर इस विधेयक को पारित करने का प्रयास करेगी। विधेयक पारित करना यह मिशन बन गया है शायद मोदी सरकार का आने वाले मानसून सत्र में। जब 27 जून को मोदी जी ने यह बात कही, 27 जून को मोदी जी ने बात कही, तो इसमें से कुछ बातें जो स्पष्ट होती हैं, वह समझ बढ़ाने के लिए मैं बताना चाहता हूँ। यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसका अर्थ होता है विवाह, विवाह विच्छेद या तलाक, गोद लेने का कानून और उत्तराधिकार का कानून, विरासत का कानून, पैतृक संपत्ति में कन्या का हिस्से का कानून। यह सारे चारों ही विषय यूनिफॉर्म सिविल कोड में जाएंगे। दूसरा इसका अर्थ ऐसा है, इसके लिए सारे ही भारतीय नागरिकों के लिए एक समान संहिता, एक समान कानून बनाया जाएगा। इसका दूसरा अर्थ यह है कि आज धर्म के आधार पर जो व्यक्तिगत कानून है, पर्सनल लॉज हैं, वह पर्सनल लॉज अस्तित्व में नहीं रहेंगे। हिंदू पर्सनल लॉ नहीं रहेगा, मुस्लिम पर्सनल लॉ नहीं रहेगा, क्रिश्चियन पर्सनल लॉ नहीं रहेगा, आनंद कारज
एक्ट, सिख पर्सनल लॉ नहीं रहेगा। जैनों का पर्सनल लॉ है या नहीं है मुझे मालूम नहीं है, तो नहीं रहेगा। बुद्धिस्ट भी हमारे लिए पर्सनल लॉ चाहिए की मांग कर रहे हैं। यदि यूनिफॉर्म सिविल कोड पारित हो जाता है तो उनकी इस मांग का भी कोई अर्थ नहीं रहेगा। इसका दूसरा अर्थ यह है कि विवाह विच्छेद, डिवोर्स, गोद लेने का कानून और उत्तराधिकार का कानून, यह सारे ही जीवन के अंग, यह सारे ही जीवन के हिस्से धर्म से मुक्त हो जाएंगे। इस क्षेत्र में धर्म का क्षेत्राधिकार समाप्त हो जाएगा और राज्य का क्षेत्राधिकार राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों से यह क्षेत्र नियमित होंगे, यह क्षेत्र नियंत्रित होंगे। मुस्लिमों के बारे में तो बहुत कहा जाता है, उनका विरोध तो शुरू से रहा है इस प्रकार के कानून को। क्या बहुसंख्यक धर्म के लोग भी चाहते हैं कि विवाह, घटस्फोट या तलाक या गोद लेना या विरासत जैसे विषय धर्म के क्षेत्र से मुक्त कर दिए जाए और राज्य के कानून के अधीन इन क्षेत्रों को रखा जाए? क्या चाहते हैं, इसके बारे में और भी चर्चा हम लोग करेंगे। जब 27 तारीख को मोदी जी का यह स्टेटमेंट आया तो आम आदमी पार्टी ने एक क्वालिफाइड स्टेटमेंट दिया, क्योंकि आम आदमी पार्टी और मोदी जी की केंद्र सरकार, इनमें बड़ा विवाद चल रहा है। और यह विवाद इसलिए है कि दिल्ली में निर्वाचित सरकार होने के पश्चात भी दिल्ली की ब्यूरोक्रेसी पर, नौकरशाही पर किसका नियंत्रण होना चाहिए? दिल्ली सरकार कहती है कि हम निर्वाचित सरकार है, हमारा नियंत्रण होना चाहिए। केंद्र सरकार कहती है कि दिल्ली भारत की राजधानी है, कैपिटल है, इसलिए ब्यूरोक्रेसी पर केंद्र का नियंत्रण होना चाहिए, केंद्र के होम डिपार्टमेंट का नियंत्रण होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि इस पर दिल्ली की निर्वाचित सरकार का नियंत्रण होगा। फिर भी इस निर्णय के पश्चात केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर फिर से ब्यूरोक्रेसी पर अपना नियंत्रण स्थापित किया है। और फिर इस बारे में दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार में विवाद चलते रहने के पश्चात भी दिल्ली की सरकार कहती है, आपकी सरकार कहती है, केजरीवाल की सरकार कहती है कि यदि इस प्रकार का विधेयक आता है समान नागरिक संहिता का, हम क्वालिफाइड समर्थन करेंगे। क्वालिफाइड का इसका अर्थ ऐसा, इस पर चर्चा होनी चाहिए, विरोधी पक्ष से वार्तालाप होना चाहिए, लोगों से वार्तालाप होना चाहिए, सहमति बननी चाहिए। और सहमति बनने के बाद इस प्रकार का विधेयक यदि लाया जाता है तो हम उसका समर्थन करेंगे। कुछ पक्ष हैं, अकाली दल, डीएमके, जेडीयू, एनसीपी और आईयूएमएल, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जैसे पक्ष हैं। इन पक्षों ने इसको एक राजनीतिक हथकंडा कहा। इन्होंने कहा कि 2024 का चुनाव लोकसभा का सामने है, कुछ विधानसभाओं के चुनाव आ रहे हैं और उसके चलते हुए मतों का ध्रुवीकरण करने के लिए जिस कानून को, जिस संहिता को मुस्लिम समुदाय का विरोध है, उसको मुद्दा बनाकर हिंदू मतों का ध्रुवीकरण करने की दृष्टि से यह विधेयक लाया जा रहा है, हम इसका विरोध करेंगे। कांग्रेस की भूमिका स्पष्ट नहीं है। चिदम्बरम जी क्या कहते हैं यह मैं आपको बताना चाहता हूं। चिदम्बरम जी कहते हैं, द नेशन इज डिवाइडेड टुडे ओइंग टू द वर्ड्स एंड डीड्स ऑफ बीजेपी भारतीय जनता पक्ष की कृति, भारतीय जनता पक्ष की नीति, भारतीय जनता पक्ष की चर्चा इस प्रकार से हो रही है कि देश में विघटन के बीज बोए जा रहे हैं, देश में विभाजन के बीज बोए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में यदि यूजीसी जैसा कानून लाया जाता है, पार्लियामेंट में इस प्रकार का विधेयक लाया जाता है, आज ही बीजेपी के नीति के चलते हिंदू मुस्लिम, हिंदू अल्पसंख्यक, इसमें बड़े मतभेद हैं, संघर्ष चल रहा है। ऐसी स्थिति में
यदि यह कानून बनाया जाता है, यह संहिता लाई जाती है, तो देश में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यकों में और भी खाई बढ़ जाएगी, और भी विभाजन बढ़ जाएगा, विघटन की प्रक्रिया और भी तीव्र होगी। मोदी जी कहते हैं कि भारत एक परिवार है, हम भी मानते हैं भारत एक परिवार है, परंतु परिवार में भी विविधता होती है। मोदी जी को यह भी ध्यान में रखना चाहिए, हमारा परिवार है, परिवार बड़ा है, परिवार में भी विविधता होती है, और उस विविधता को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के कानून को बनाने में जल्दबाजी नहीं की जानी चाहिए। मुस्लिम समुदाय का इसको विरोध है, जाहिर है, और इसलिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस संबंध में अपनी प्रतिक्रिया दी है। वो प्रतिक्रिया इस प्रकार से, द बोर्ड हैज डिसाइडेड टू रीच आउट टू स्टेक होल्डर्स अक्रॉस डिफरेंट रिलीजन्स, ट्राइबल कम्युनिटीज एंड पॉलिटिकल पार्टीज to drive home the point that a common code was not in keeping with the spirit of the constitution. बोर्ड क्या कहता है? बोर्ड यह कहता है कि हम विरोधी पक्षों के पास जाएंगे, हम आदिवासियों के पास जाएंगे, हम अलग अलग समुदायों के पास जाएंगे और उनको यह बताने का प्रयास करेंगे कि सरकार यह जो विधेयक ला रही है समान नागरिक संहिता के लिए, यह विधेयक हमारे धर्मों में हस्तक्षेप करने जा रहा है। हम जो धर्म का जीवन जी रहे हैं वो जीना हमें असंभव करने जा रहा है, और महत्व की बात हम ये कहने जा रहे हैं कि यह जो आने वाला विधेयक है यह संविधान का भाव, संविधान की भावनाओं के अनुकूल नहीं है। अनुकूल नहीं होने की वजह से इसका विरोध किया जाना चाहिए, ऐसा हम कहेंगे। इस बीच सर्वोच्च न्यायालय की भी एक टिप्पणी आ गई है। सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी यह कहती है कि 70 साल हो गए, 7 दशक हो गए, यूनिफॉर्म सिविल कोड अनुच्छेद 44 संविधान में है। किसी भी सरकार ने इस कोड को कानून बनाने के संबंध में कोई भी कार्रवाई की ऐसा हमें दिखाई नहीं पड़ता, इसकी कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। हम चाहते हैं कि इस प्रकार का कानून बने, इस प्रकार की संहिता बने। कैसे बने? सर्वसहमति से बने, सबको विचार विमर्श करके बने, या आपका बहुमत है, आपका मेजॉरिटी है, तो आप मेजॉरिटी को देखते हुए आप मनमानी कर कानून पारित करें। ऐसा नहीं होना चाहिए, परंतु कानून बनना जरूरी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना जरूरी है। इस प्रकार का सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। 2018 की बात मैं करना चाहूँगा, बड़ी अजीब सी बात है। 2018 में मोदी सरकार ने बहुमत के चलते बिना किसी से कंसल्ट किए, विरोधी पक्षों की तो बात छोड़िए, परंतु जम्मू कश्मीर के लोगों से भी बात नहीं की गई, और पार्लियामेंट में बहुमत होने का लाभ उठाकर अनुच्छेद 370 मई 2018 में मोदी सरकार ने निरस्त कर दिया, और संविधान ने जम्मू कश्मीर को जो स्पेशल स्टेटस दिया था वो निकाल दिया। और 2019 में लोकसभा के चुनाव थे। निश्चित तौर पर 370 निरस्त करने का संबंध 2019 के लोकसभा चुनाव से जोड़ा गया था। उसी प्रकार से अभी जो कानून आ रहा है, यूजीसी का कानून आ रहा है, यह 2023 में आने की संभावना है। 2024 में लोकसभा के चुनाव है। विरोधी पक्ष और लोग भी इस समय का, इस कानून के पारित होने का संबंध 2024 के लोकसभा चुनाव से जोड़ रहे हैं, और इसीलिए कानून लाने की जो प्रक्रिया है उसमें बीजेपी की नीयत साफ नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। शुरू से ही 2014 से ही आरोप किए जा रहे हैं।
अमेरिका में भी यह सवाल उठाया गया था। बीजेपी की अल्पसंख्यकों के प्रति नीति, विशेष तौर पर मुस्लिमों के प्रति नीति भेदभाव पूर्ण रही है। मुस्लिमों को जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं, पासमानदा मुस्लिमों को साथ में लेने के प्रयास अभी कहीं दिखाई पड़ रहे हैं, परंतु उसका बहुत ज़्यादा असर कहीं पर भी दिखाई नहीं पड़ता। अल्पसंख्यक और बहुसंख्यकों में एक अविश्वास का वातावरण है। ऐसी स्थिति में मुस्लिम संविधान और धर्म का आधार लेना चाहते हैं, उनको मोदी सरकार पर विश्वास नहीं है। इसलिए ऐसे अविश्वास के वातावरण में यदि इस प्रकार का कानून, जिसको शुरू से ही मुस्लिम समुदाय विरोध करता है, इस प्रकार का कानून यदि बनता है तो उसके बारे में गंभीरता से सोचने की बात है। वर्तमान सरकार बहुमत की सरकार है, लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार है, परंतु 2014 का चुनाव, 2019 का चुनाव, दोनों चुनावों को देखें तो एक बात स्पष्ट रूप से सामने आती है कि यह चुनाव में जो बहुमत प्राप्त हुआ है, इसको कोई भी सूझ्य व्यक्ति पॉलिटिकल मेजॉरिटी मानने की स्थिति में नहीं है। पॉलिटिकल मेजॉरिटी राजकीय फिलॉसफी के आधार पर प्राप्त मत, इसको सारे ही सूझ्य लोग एक प्रकार से कम्युनल मेजॉरिटी मानते हैं, बहुसंख्यकों की मेजॉरिटी मानते हैं, धर्म के आधार पर मेजॉरिटी मानते हैं, और इसीलिए वर्तमान सरकार को बहुमत की सरकार नहीं कहते, बहुसंख्यकों की सरकार कहती हैं। और जब भी बहुसंख्यकों की सरकार अस्तित्व में आती है, बहुसंख्यकों की सरकार धर्म में हस्तक्षेप करने वाले कानून बनाना चाहती हैं, तो बहुसंख्यकों की सरकार पर निश्चित तौर पर एक अविश्वास प्रदर्शित किया जाता है और ऐसे कानूनों का विरोध किया जा रहा है। यह कानून धर्म से जुड़ा हुआ है। यह कानून धर्म का कार्य क्षेत्र सीमित करने जा रहा है। यह कानून धर्म के कार्य क्षेत्र को अनुबंधित करने जा रहा है, नियमित करने जा रहा है। बड़ा ही संवेदनशील विषय है, और ऐसे संवेदनशील विषय के संबंध में यदि किसी से बिना विचार विनिमय किए, किसी से बिना कंसल्टेशन किए, लोगों को विचार में नहीं लेते हुए यदि कानून बनाया जाता है, तो कानून बनाने वाली सरकार की नीयत पर शक करना लाजमी है। विधेयक पहले ही तैयार हो चुका है, ऐसा कहा जा रहा है आज के न्यूज़पेपर में। इसका मतलब तैयारी शुरू हो चुकी है। विधि आयोग अभी काम कर रहा है। अभी आज के पेपर में यह भी कहा गया है कि विधेयक विधि आयोग को भेजा गया है। विधि आयोग भी इस कानून पर, इस संहिता पर कार्य कर रहा है। विधि आयोग ने भी सूचना दी है लोगों को कि इस प्रकार का कानून बनने की संभावना है। जिनको भी इसके बारे में कुछ सुझाव देना है, कोई प्रतिक्रियाएं व्यक्त करनी है, तो प्रतिक्रियाएं दी जाए। और सुना गया है कि कुछ लाख प्रतिक्रियाएं भी प्राप्त हुई है। लोगों को विधेयक के बारे में कोई जानकारी नहीं, सिर्फ विषय बताया गया है विधि आयोग की ओर से कि समान नागरिक संहिता के संबंध में सरकार इस प्रकार का विधेयक लाने की सोच रही है। आपको क्या ऐसा लगता है कि इस प्रकार के संवेदनशील सेंसिटिव विषय के बारे में यदि सरकार कानून बनाने की सोचती है तो इतना पर्याप्त है? लोगों को सूचनाएं मांगना पर्याप्त है? बिना विधेयक लोगों तक पहुंचाए, लोगों से कंसल्ट करे बगैर इस प्रकार का कानून बनाना क्या अच्छा लगेगा डेमोक्रेसी में? तो इसके बारे में फिर थोड़ा सोचेंगे। पहले संविधान सभा इस बारे में क्या कहती थी, और विशेष तौर पर डॉक्टर अंबेडकर इस बारे में क्या कहते थे संविधान सभा में। हम संविधान सभा में थोड़ा जाते हैं और संविधान सभा की भी इस बारे में बात सुनते हैं, और बाद में फिर वर्तमान में हम लोग वापस आएंगे। 23 नवंबर 1948 को यह विधेयक प्रस्तुत किया गया। मसौदे में इसका क्रमांक 35 था। सम्मत होने के बाद में
जब संविधान बना तो इसका क्रमांक 44 हो गया। डॉक्टर आम्बेडकर ने, माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने मसौदा प्रस्तुत करने के बाद, विधेयक प्रस्तुत करने के बाद इस पर कुछ संशोधन प्रस्तुत किए गए। सर्वप्रथम ये संशोधन जान दीजिए, क्योंकि 1948 में संविधान सभा क्या सोचती थी, लोग क्या सोचते थे, अल्पसंख्यक सदस्य क्या सोचते थे, डॉक्टर आम्बेडकर क्या सोचते थे, मुंशी क्या सोचते थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर क्या सोचते थे, यह सोच भी जानना जरूरी है। और एक माहौल या विधेयक लाने के पीछे की मंशा क्या थी संविधान सभा की, वो भी जानना जरूरी है। क्योंकि डॉक्टर आम्बेडकर जैसे व्यक्ति, अल्लादी कृष्ण स्वामी जैसे व्यक्ति, के मुंशी जैसे व्यक्ति और सारी संविधान सभा जब इस प्रकार का विधेयक लाती है तो वो चाहती है कि समान नागरिक संहिता भारत में लागू हो। सवाल है कि कैसे लागू हो। संविधान कानून के संबंध में सवाल नहीं है, कानून को कैसे अस्तित्व में लाया जाए और कानून को कैसे लागू किया जाए, यह सवाल है, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। संविधान सभा के एक सम्मानीय सदस्य थे मोहम्मद इस्माइल साहब, उन्होंने एक संशोधन प्रस्तुत कर दिया। संशोधन में कहते हो कि इस अनुच्छेद में यह जोड़ दिया जाना चाहिए। क्या जोड़ दिया जाना चाहिए? पर किसी वर्ग, संप्रदाय या जाति का यदि कोई निजी कानून हो तो वह कानून छोड़ने के लिए उस समुदाय को बाध्य नहीं किया जाएगा। तो मोहम्मद इस्माइल साहब कहते हैं बनाइए कानून, परंतु जिनके भी निजी कानून हैं, मुस्लिम लॉ है, हिंदू लॉ है, क्रिश्चियन लॉ है, यह कानून जो है, जिस कानून के तहत विवाह, मैरिज, डिवोर्स, तलाक, गोद लेना, उत्तराधिकार, यह नियंत्रित नियमित होता है। हमारा कानून है, हमें इस कानून को छोड़ने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह कानून हमारे जीवन का हिस्सा है। यह कानून, कौन सा कानून? मुस्लिम पर्सनल लॉ हमारे जीवन का हिस्सा है, हमारे धर्म का हिस्सा है, हमारे संस्कृति का हिस्सा है। हम धर्म नहीं छोड़ना चाहते, संस्कृति नहीं छोड़ना चाहते, और धर्म और संस्कृति का द्वारा नियंत्रण हमारा मौलिक अधिकार है। हम चाहेंगे कि सरकार ऐसा कोई कानून न बनाए जिससे हमारे पर्सनल लॉ को छोड़ने के लिए हमें बाध्य किया जाएगा, क्योंकि पर्सनल लॉ के अनुसार जीवन यापन हमारा मौलिक अधिकार है। दूसरे सदस्य हैं नजीरुद्दीन अहमद, जो कहते हैं किसी जाति का निजी कानून यदि अस्तित्व में है तो उसमें परिवर्तन करने से पहले उस जाति की अनुमति प्राप्त करना जरूरी है। मतलब इस्माइल साहब चाहते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ अस्तित्व में रहे, नजीरुद्दीन अहमद भी चाहते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ अस्तित्व में रहे, और ये मुस्लिम पर्सनल लॉ में कोई परिवर्तन करना है तो मुस्लिमों की अनुमति के बगैर इस प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। मोहम्मद अली बेग साहब बहादुर भी कहते हैं कि ऐसा कानून बनाइए, समान नागरिक संहिता ऐसी बनाइए कि जिसके चलते जो भी व्यक्तिगत कानून है, जो भी निजी कानून है, जो भी पर्सनल लॉज है, उन पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। एक और सदस्य हैं हुसैन इमाम। यह हुसैन इमाम इस कानून को और पर्सनल लॉज को धर्मनिरपेक्षता से, सेक्युलरिज्म से जोड़ते हैं। वो बोलते हैं कि जब हम समान नागरिक संहिता की बात करते हैं तो हम सेक्युलर स्टेट की बात करते हैं, हम धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात करते हैं। क्या धर्मनिरपेक्ष राज्य धर्म विरोधी राज्य होता है? धर्मनिरपेक्ष राज्य को धर्म विरोधी राज्य कहा जाना चाहिए। वो कहते हैं कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ धर्म विरोधी राज्य नहीं, अधर्मी राज्य नहीं, धर्म विहीन राज्य होगा, निधर्मी राज्य होगा, धर्म विरोधी नहीं होगा, जिसमें राज्य का कोई धर्म नहीं होगा,
परंतु ऐसा यदि अर्थ हम लेते हैं तो ऐसे राज्य को वर्तमान पर्सनल लॉज में हस्तक्षेप का कोई अधिकार संविधान द्वारा नहीं दिया जाना चाहिए। और इस प्रकार से उस समय संविधान सभा में उपस्थित अल्पसंख्यक समुदाय के नुमाइंदों ने, प्रतिनिधियों ने, सदस्यों ने उस विधेयक का, कौन सा विधेयक, यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक का विरोध किया। इस चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए माननीय श्री के.एम. मुंशी कहते हैं, धर्म को ऐसे क्षेत्र में सीमित रखना चाहिए जो न्यायपूर्वक उसके क्षेत्र है। क्या चाहते हैं मुंशी जी? मुंशी जी यह चाहते हैं कि धर्म के क्षेत्र को सीमित कर देना चाहिए। मैं केवल अल्पसंख्यक धर्मों के लोगों को संबोधित नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुसंख्यक धर्म के लोगों को भी संबोधित कर रहा हूँ। यूनिफॉर्म सिविल कोड धर्म को व्याख्यायित करना चाहता है, धर्म को फिर से व्याख्यायित करना चाहता है, धर्म का क्षेत्र सीमित करना चाहता है। मुंशी जी कहते हैं 48 में, कहाँ तक? पूजा, उपासना, श्रद्धा, अध्यात्म और कुछ धार्मिक उत्सव। लिखा है 1948, 23 नवंबर 1948 का मुंशी जी का भाषण पढ़िए। मुंशी जी कहते हैं यह कानून धर्म को सीमित करना चाहता है, यह कानून धर्म के व्यक्ति के जीवन पर के अधिकार क्षेत्र को सीमित करना चाहता है, धर्म की पुनर्व्याख्या करना चाहता है। और धर्म कहाँ तक सीमित हो? श्रद्धा तक, उपासना तक, विश्वास तक, अध्यात्म तक और कुछ धार्मिक उत्सव तक। विवाह, तलाक, गोद लेना या संपत्ति में उत्तराधिकार, यह सारे ही भौतिक जीवन से संबंधित विषय है। यह धर्म के अधिकार क्षेत्र से बाहर आ जाने चाहिए और इन पर राज्य का अधिकार क्षेत्र होना चाहिए। और इसीलिए शेष जीवन को अनियमित, एकरूपित, परिवर्तित करना चाहिए। राज्य इसको परिवर्तित करना चाहता है और इसीलिए यह कानून लाना चाहता है। क्यों लाना चाहता है? संविधान में पहली बार भारत राष्ट्र का उल्लेख है। इसके पहले भारत राष्ट्र नाम का कोई भी अस्तित्व इस भूमि पर नहीं था। देश था, लोग थे, परंतु राष्ट्र नाम का अस्तित्व नहीं था। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को मैं नमन करता हूँ कि संविधान के माध्यम से उन्होंने भारत राष्ट्र नाम का अस्तित्व में लाया। अब उस राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया शुरू है। मुंशी जी कहते हैं कि इस भारत राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया को गतिशील करना है तो सारे ही नागरिकों के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है और इसीलिए धर्म का कार्य क्षेत्र सीमित करना जरूरी है। प्रगत समाज, प्रगत राष्ट्र पीछे मुड़कर नहीं देखते, आगे देखते हैं और भविष्य चाहता है कि धर्म का कार्य क्षेत्र सीमित हो तो धर्म के कार्य क्षेत्र को सीमित करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। दूसरे सदस्य के.एम. मुंशी संविधान मसौदा समिति के भी सदस्य थे। दूसरे संविधान मसौदा समिति के सदस्य अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर क्या कहते हैं उनको भी सुनिए। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के बारे में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर कहते हैं वह मेरे से अनुभवी है, मेरे से ज्ञान में श्रेष्ठ हैं। ऐसे व्यक्ति जब मुझे मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाते हैं तो मुझे अपने आप पर बड़ा गर्व महसूस होता है। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर क्या कहते हैं? सदा अतीत से चिपटे रहने से कोई लाभ नहीं है। कब तक? हमारा धर्म हजारों साल पुराना है, होगा, परंतु भाई वर्तमान समय में यदि वह धर्म आपकी प्रगति में, आपके विकास में, आपको आगे बढ़ाने में कुछ बातें
बाधा उपस्थित करती हैं तो क्या उसको आप छोड़ोगे नहीं? क्या उसको आप बदलोगे नहीं? कितने दिन तक, कितने सालों तक, कितनी पीढ़ियों तक आप परंपरा से चिपटे रहना चाहते हो? उससे कोई लाभ नहीं होगा। संविधान के माध्यम से इस प्रकार का अनुच्छेद संविधान में रखकर हम अपने अतीत से छुटकारा पाना चाहते हैं। हम अपनी अतीत से विदा लेना चाहते हैं। हम एक नए राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं। हम भारत राष्ट्र का निर्माण चाहते हैं। यह संगठित सुगठित राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं। और ऐसे राष्ट्र के निर्माण के लिए धर्म की कुछ बातें बाधा उपस्थित करती हैं तो उनको छोड़ देना चाहिए और राष्ट्र निर्माण में जो भी सहायक होते हैं उन बातों का स्वीकार करना चाहिए। यह अनुच्छेद राष्ट्र निर्माण में सहायक होता है। यदि धर्म इसमें बाधा उपस्थित करता है तो धर्म के उस अंग को हमने छोड़ देना चाहिए। क्या हमेशा के लिए हम संघर्ष करने वाले समुदाय के रूप में भारत में अस्तित्व में रहना चाहते हैं? प्रतिद्वंदी जातियों के रूप में हम अस्तित्व में रहना चाहते हैं? या कभी तो हम भाईचारा, सामंजस्य, हार्मनी, ब्रदरहुड, फ्रैटर्निटी के संबंधों के आधार पर इस समाज को निर्मित करना चाहते हैं? ऐसा है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को हम लोगों को स्वीकार करना पड़ेगा। डॉक्टर आम्बेडकर अंत में इस चर्चा का उत्तर देते हैं और कहते हैं कि जो संशोधन रखे गए हैं उनको मैं अस्वीकृत करता हूँ। उन्होंने संशोधनों को अस्वीकार कर दिया। यह भी कहते हैं कि मुंशी जी और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने इस विधेयक के समर्थन में, इस अनुच्छेद के समर्थन में जो बातें कही हैं उससे मैं सहमत हूँ। इसका अर्थ यह है कि डॉक्टर आम्बेडकर मैं दोहराता हूँ, डॉक्टर आम्बेडकर यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन करते हैं और समर्थन करते हैं इसीलिए वह अनुच्छेद संविधान में उपस्थित है, संविधान में लाया गया है। डॉक्टर आम्बेडकर कहते हैं कि भाई आप क्या बात कर रहे हो, आप कौन से दुनिया में जी रहे हो? करीब करीब जीवन के सारे ही अंगों पर, भौतिक जीवन की श्रद्धा नहीं, उपासना नहीं, विश्वास नहीं, आध्यात्म नहीं, कुछ धार्मिक उत्सव नहीं, इनको छोड़कर जीवन के सारे ही विषयों पर राज्य का नियंत्रण आ गया है। उसके लिए कानून है, यूनिफॉर्म, हमने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड देखा है, दंड संहिता देखिए, सारे ही लोगों को समान तौर पर यह कोड लागू है, कानून समान तौर पर लागू किए गए हैं। और छोटा सा हिस्सा बच गया है, कौन सा? विवाह और घटस्फोट जैसे छोटी सी बात बची है और उसी को भी हम राज्य के नियंत्रण में लाना चाहते हैं। इसलिए हम इस यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं और ये छोटा सा क्षेत्र है, इसको भी राज्य के। दूसरी बात ये कहते हैं कि अब पूछने का समय बीत गया, अब पूछने का समय बीत गया, अब कानून बनाने का समय है। अब हम पूछेंगे नहीं, हम ये अनुच्छेद को पारित करेंगे। मगर आगे जो बात कहते हैं वो सबसे महत्व की बात है, जो वर्तमान के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। हम राज्य को अधिकार प्रदान कर रहे हैं। इस अनुच्छेद को स्वीकार कर हम राज्य को अधिकार प्रदान करते हैं कि वह यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसा कानून बनाए, समान नागरिक संहिता कानून बनाए, इसका अधिकार दे रहे। इसका मतलब यह नहीं कि राज्य ने कल ही यह कानून बनाना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि राज्य ने यह कानून बना पर सब पर जबरदस्ती से आरोपित करना चाहिए। हम चाहेंगे कि यह संवेदनशील विषय है, इसके लिए सबूरी जरूरी है, इसके लिए प्रतीक्षा जरूरी है, इसके लिए सहमति जरूरी है, इसके लिए कंसल्टेशन जरूरी है, इसके लिए संपर्क जरूरी है, इसके लिए अनुमति प्राप्त करना जरूरी है। इसकी वजह से, इस कानून की वजह से समाज में
और विवाद उत्पन्न नहीं होने चाहिए और संघर्ष उत्पन्न नहीं होने चाहिए, और इसीलिए कंसल्टेशन करना। मगर हम प्रोग्रेसिव सोसाइटी है, हम प्रगतिशील समाज है, कभी तो हम लोगों के जहन में यह बात आएगी कि हम सब लोग भारतीय हैं और हम सब लोग जीवन के भौतिक अंग को धर्म से मुक्त करना चाहते हैं, तब शायद यह समय उचित होगा इस प्रकार का कानून बनाने के लिए। और यदि कानून बनता भी है तो कोई भी सरकार अल्पसंख्यकों पर जबरदस्ती करेगी ऐसा मैं नहीं मानता। शायद सरकार ये भी कहे, शायद राज्य ये भी कहे कि भाई जो चाहता है उस कानून की अधीनता स्वीकार करे, जो नहीं चाहता है वो अपने पर्सनल लॉ के अनुसार अपना जीवन जीता रहे। आज भी स्पेशल मैरिज एक्ट है, वैयक्तिक कानून होने के पश्चात भी स्पेशल मैरिज एक्ट है। स्पेशल मैरिज एक्ट होने के बाद भी लोग स्पेशल मैरिज एक्ट में जाते हैं अपनी इच्छा से, नहीं तो अपने धर्म के कानून के अनुसार विवाह आदि सारी बातें पूरी करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर कंसल्टेशन कानून चाहते थे मगर कंसल्टेशन चाहते थे, सबको साथ लेकर चलना चाहते थे, सबकी सहमति चाहते थे और बाद में ही इस प्रकार का कानून लाया जाए ऐसा सोचते हैं। फिर से एक बार 2 दिसंबर 1948 को संविधान सभा में यह विषय उपस्थित हुआ और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इस विषय पर बहुत ही महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए। समय था अनुच्छेद 13 संविधान में अनुच्छेद 19, यह प्रस्तुति थी, दीर्घ चर्चा चली उसके ऊपर, और चर्चा का जवाब देते समय डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं फिर से एक बार इस विधेयक के चलते, इस अनुच्छेद के चलते वैयक्तिक कानून को सुरक्षा प्रदान करने का विषय आया है, पर्सनल लॉज के प्रोटेक्शन का विषय आया हुआ है। उसके संबंध में मैं स्पष्टतया कुछ बातें बताना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि हमने अनुच्छेद 35 को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसका मतलब यह है कि हमने समान नागरिक संहिता कानून बनाने का अधिकार राज्य को दे दिया है। संसद जब कभी भी चाहे, यदि माहौल अनुकूल है, लोग चाहते हैं, तो संसद चाहे तो इस प्रकार का कानून अब बना सकते। फिर भी कुछ लोग पर्सनल लॉज को प्रोटेक्शन चाहते हैं, फिर भी कुछ लोग पर्सनल लॉज को प्रोटेक्शन चाहते हैं। इसके संबंध में मेरी मान्यताएं इस प्रकार है, मेरी मतलब मेरी नहीं, माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की मान्यताएं जो उन्होंने 2 दिसंबर 1948 को संविधान सभा में व्यक्त की। वो कहते हैं परंतु इसमें रक्षात्मक प्रावधान, व्यक्तिगत कानून की सुरक्षा, पर्सनल लॉ को सुरक्षित रखने का प्रावधान यदि किया गया तो भारत की विधायिकाओं को समाज परिवर्तन संबंधी कोई भी अधिनियम बनाने के लिए विधायिकाएं निर्योग्य हो जाएगी। फिर से दोहराता हूं, यदि पर्सनल लॉज को सुरक्षा प्रदान की गई तो भारत की विधायिकाएं मतलब संसद और विधानसभाएं, विधानमंडल समाज में परिवर्तन के लिए कोई भी कानून बनाने में अक्षम हो जाएगी। इसका मतलब क्या है? पर्सनल लॉज समाज परिवर्तन के लिए आवश्यक कानून बनाने में बाधा उपस्थित करते हैं। इसका मतलब धर्म पर आधारित जो भी पर्सनल लॉज है वह समाज परिवर्तन के लिए आवश्यक कानून बनाने में विधायिकाओं को बाधा उपस्थित करते। मतलब धर्म समाज परिवर्तन के कानून बनाने के आड़ आता है और इसीलिए विवाह जैसे विषय धर्म के अधिकार क्षेत्र से मुक्त हो जाने चाहिए।
हमें समाज में परिवर्तन लाना है। देश में धर्म पर टिप्पणी करते हैं डॉक्टर आम्बेडकर। धार्मिक प्रवृत्ति इतनी प्रबल है कि वह जन्म से लेकर तो मृत्यु पर्यंत जीवन के प्रत्येक अंग को नियंत्रित नियमित करते हैं। सारे ही धर्म के लोगों को मैं डॉक्टर आम्बेडकर का यह मत, यह मान्यता बताना चाहता हूँ। क्या कहते हैं डॉक्टर आम्बेडकर? चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे वो क्रिश्चियन धर्म हो, चाहे वो जैन धर्म हो, चाहे वो बुद्ध धर्म हो, चाहे वो सिख धर्म हो, क्या कहते हैं डॉक्टर आम्बेडकर? धर्म में भेदभाव नहीं करते। डॉक्टर आम्बेडकर कहते हैं भारत में 1948, 2023, 70-75 साल आज भी वही बात लागू है। बहुसंख्यक धर्म के लोग भी सुने और अल्पसंख्यक धर्म के लोग भी सुने। क्या कहते हैं डॉक्टर आम्बेडकर? जन्म से लेकर, मैं तो जन्म से लेकर नहीं कहूँगा, गर्भ से लेकर, हिंदू धर्म में, बुद्ध धर्म में भी गर्भधान संस्कार है। जब माता के उदर में गर्भ स्थापित होता है तब भी संस्कार किया जाता है। तो गर्भधारणा, जन्म, नामकरण, विवाह, मृत्यु, यह सारे ही गर्भधारणा से लेकर तो मृत्यु तक मानव का जीवन धर्म से नियंत्रित होता है। मानव का जीवन धर्म से नियंत्रित होता है, यह धार्मिक प्रवृत्ति से नियंत्रित होता है। तो धर्म का इतना गहरा प्रभाव है। जब धर्म का इतना गहरा प्रभाव है, जाति व्यवस्था कहते हैं कि हजारों सालों से जा क्यों नहीं रही है? 1936 में डॉक्टर आम्बेडकर कहते हैं एनिहिलेशन कॉज, इसलिए नहीं जा रही है क्योंकि इसको धर्म की मान्यता है। भारत से जाति व्यवस्था नष्ट क्यों नहीं हो रही है? इसलिए नष्ट नहीं हो रही है क्योंकि इसको धर्म की मान्यता है, धर्म ग्रंथों की मान्यता है। और धर्म ग्रंथों का मानव के दिलो दिमाग पर इतना प्रभाव है कि वह चाहते हुए भी जाति व्यवस्था से मुक्त नहीं होना चाहता। इससे अधिक धर्म का प्रभाव का दूसरा उदाहरण क्या दिया जा सकता है? और इसीलिए डॉक्टर आम्बेडकर कहते हैं इतना गहरा प्रभाव यदि धर्म का मानव के जीवन पर है तो ऐसे स्थिति में, किसी भी प्रकार ऐसे स्थिति में यदि व्यक्तिगत कानून को, धर्म के आधारित पर्सनल लॉज को यदि सुरक्षा प्रदान की गई तो समाज जहां है वहीं रुका रहेगा। समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा, समाज में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, यदि हम समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं, यदि हम जाति व्यवस्था जैसी कुप्रथा को नष्ट करना चाहते हैं, यदि हम स्त्री को स्वतंत्रता देना चाहते हैं, यदि हम सारे ही धर्म जो स्त्री को दुय्यम दर्जा देती, सेकेंडरी सिटीजन मानती है, उसको समानता का दर्जा देना चाहते हैं, कुछ चीज़ों को, जीवन के कुछ हिस्सों को हमें धर्म के क्षेत्र से, धर्म के अधिकार क्षेत्र से मुक्त करना ही पड़ेगा। चाहे वो बहुसंख्यकों का धर्म हो, चाहे वो अल्पसंख्यकों का धर्म हो। भूल गए होंगे बहुसंख्यक धर्म के लोग जब डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल संसद में प्रस्तुत किया था, जो स्त्री मुक्ति का प्रतीक था, स्त्री को समानता मिलनी चाहिए इसका प्रतीक था। संविधान जिस समानता का पुरस्कार करता है, लिंग भाव की, लिंग के आधार पर असमानता नहीं की जाएगी, समानता की, इसका पुरस्कार करता है। और वह समानता प्रस्तापित करने के लिए जब डॉक्टर आम्बेडकर संसद में हिंदू कोड बिल लाते हैं तो राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास टंडन से लेकर तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी तक सारे ही लोग उस बिल के विरोध में, उस विधेयक के विरोध में खड़े होते हैं। आज भी स्थिति बदली नहीं, आज भी स्त्री का स्थान धर्म में वही है। जो मनुस्मृति मानता है, जो कुरान मानता है, वो सारे ही लोग स्त्री को इसी प्रकार से, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेरी बात
सिर्फ अल्पसंख्यक धर्म के लोगों ने नहीं, बहुसंख्यक धर्म के लोगों ने भी सुननी चाहिए। जो लोग जिनका धर्म स्त्री को सेकेंडरी सिटीजन मानता है, उन्होंने सुनना चाहिए कि यह कानून स्त्री की मुक्ति के लिए है, यह कानून लिंग भाव समानता प्रस्तापित करने के लिए लाया कैसे जाए यह अलग बात है, और इसीलिए समाज को प्रगत होना है तो इस कानून को लाना जरूरी होगा। ऐसी स्थिति को स्वीकार नहीं किया जा सकता, ऐसी स्थिति को हम लोग स्वीकार नहीं। भविष्य में धर्म की परिभाषा को बदलना होगा। 48 में कहते हैं डॉक्टर आम्बेडकर, किसी विशिष्ट धर्म के लिए नहीं कहते। संविधान सभा में यह भी कहा गया था कि केवल मुस्लिम पर्सनल लॉ का विरोध नहीं करते, हिंदू भी पर्सनल लॉ के विरोधी है, क्योंकि हिंदू भी नहीं चाहते कि राज्य धर्म के क्षेत्र में हस्तक्षेप करे, राज्य व्यक्ति के जीवन पर का धर्म का प्रभाव कम करे। विवाह, घटस्फोट, दत्तक विधान, उत्तराधिकार, विरासत, इनका क्या संबंध? किसने किससे विवाह करना चाहिए, इससे धर्म का क्या संबंध है? वही चाहते हैं कि हमारा धर्म में ही विवाह होना चाहिए, वही चाहते हैं, व्यक्ति को यह स्वतंत्रता नहीं दे। यह विषय संविधान मानता है संविधान के है, डॉक्टर आम्बेडकर मानता है राज्य के हैं, परंतु धर्म मानता है हमारे विषय हैं, और इसीलिए धर्म और संविधान में संघर्ष है। संविधान भौतिक विषयों को धर्म के अधिकार क्षेत्र से मुक्त करना चाहता है, धर्म भौतिक विषयों को भी धर्म के क्षेत्र से मुक्त होने देना नहीं चाहता। असल में यह जो संघर्ष है, कौन सा संघर्ष? समान नागरिक संहिता का संघर्ष जो है, यह संघर्ष संविधान और धर्म का संघर्ष है। धर्म से मुक्ति चाहिए या संविधान को मानना चाहिए। डॉक्टर आम्बेडकर पूछते हैं, हमने स्वतंत्रता किस लिए प्राप्त की, हम संविधान का निर्माण किस लिए कर रहे हैं, हम उद्देशिका का स्वीकार किस लिए कर रहे हैं, हम समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, व्यक्ति की प्रतिष्ठा की बात किस लिए कर रहे हैं, हम लिंग भाव समानता की बात क्यों कर रहे हैं, हम जाति व्यवस्था नष्ट करने की बात किस लिए कर रहे हैं, हम नए समाज के निर्माण की बात किस लिए कर रहे हैं? किस लिए? इसलिए कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं कि हम एक प्रगतिशील समाज बनना चाहता है। इसमें यदि धर्म बाधा उपस्थित करता है तो धर्म के उस हिस्से को छोड़ देना चाहिए, धर्म को हमें पुनर्व्याख्यात करने की जरूरत है। हम समाज व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, और समाज व्यवस्था को बदलने के लिए, संविधान के माध्यम से बदलने के लिए, लोकतंत्र के माध्यम से बदलने के लिए हम समान नागरिक संहिता बनाने का अधिकार राज्य को देना चाहते हैं। आगे जो डॉक्टर आम्बेडकर कहते हैं बड़ा ही महत्वपूर्ण है आज के संदर्भ में। डॉक्टर आम्बेडकर कहते हैं कोई भी अधिकार मिल गया है, कोई भी सरकार अपने अधिकार का इस तरह से प्रयोग नहीं कर सकती, नहीं करेगी कि अल्पसंख्यक समुदाय भड़क उठे, अल्पसंख्यक समुदाय चिंतित हो, अल्पसंख्यक समुदाय संघर्ष के लिए तैयार हो। डॉक्टर आम्बेडकर के शब्द हैं, यह हिंदी अनुवाद में दिए गए शब्द हैं। उस तारीख को, जिस तारीख की बात मैं पढ़ रहा था, 2 दिसंबर 1948 को, वह कहते मेरे विचार से वह एक पागल सरकार ही होगी, हिंदी का अनुवाद है, अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा हूँ, पागल सरकार जो ऐसा करे, कैसा? बिना सहमति के, बिना कंसल्टेशन के, बिना लोगों को साथ में लिए यदि कोई सरकार ऐसा करती है तो विद्रोह की संभावना बन सकती है, विद्रोह की संभावना बन सकती है। अधिकार एक विषय है, उस अधिकार को कैसे अमल में लाना यह दूसरा विषय है। जो सरकार लोगों को परिवार मानती है तो परिवार टूटना नहीं चाहिए, इस प्रकार से कानून भी बनने चाहिए और इसी प्रकार से कानून पर अमल भी
होना चाहिए। आइए वर्तमान संबंध में बात करेंगे। समान नागरिक संहिता का कानून 4 विषयों से संबंधित होगा। विवाह, विवाह विच्छेद या तलाक, दत्तक विधान और विरासत। इन 4 विषयों के संबंध में राज्य कानून बनाएगा। सारे ही लोगों ने यह समझ लेना चाहिए कि यदि समान नागरिक संहिता अस्तित्व में आती है और सारे ही नागरिकों पर अनिवार्य रूप से लागू होती है, तो मेरी बात समझ लीजिए, इसके विषय कौन से हैं? विवाह, मैरिज, घटस्फोट या तलाक, डिवोर्स, एडॉप्शन, गोद लेना, दत्तक विधान और पैतृक संपत्ति में हिस्सा, कन्या का हिस्सा, इसको कहते हैं उत्तराधिकार। तो विरासत या उत्तर, यह 4 विषयों से संबंधित संविधान। यदि सारे ही नागरिकों पर यह कानून लागू होता है, हिंदू पर्सनल लॉ समाप्त हो जाएगा, मुस्लिम पर्सनल लॉ समाप्त हो जाएगा, क्रिश्चियन पर्सनल लॉ समाप्त हो जाएगा, सिख का आनंद कारज एक्ट समाप्त हो जाएगा, जैनों का है तो समाप्त हो जाएगा, बुद्धिस्ट लोगों को हमें भी पर्सनल लॉ चाहिए, इसकी मांग करने की कोई ज़रूरत ही नहीं होगी, सारे ही पर्सनल लॉज समाप्त हो जाएंगे। इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ यह होगा कि विवाह, तलाक, गोद लेना और उत्तराधिकार यह विषय धर्म के कार्य क्षेत्र से निकल जाएंगे, धर्म के कार्य क्षेत्र से निकल जाएंगे और राज्य के अधिकार क्षेत्र में आएंगे। धर्म के अधिकार क्षेत्र से निकल जाएंगे और राज्य के अधिकार क्षेत्र में आएंगे। क्या बहुसंख्यकों को भी ये मान्य होगा कि यह विषय अधिकार क्षेत्र से निकल जाए? हिंदू धर्म की विधि से विवाह होना हिंदू के लिए आवश्यक है, वैसे ही मुस्लिम विवाह पद्धति से विवाह, धर्म के अनुसार विवाह होना इसके आवश्यक है। क्या बहुसंख्यक चाहते हैं कि यह सारे विषय उनके अधिकार से, और इसीलिए कंसल्टेशन जरूरी है, विधेयक सामने आना जरूरी है। समान संविधान सभा चाहती थी कि यह विधेयक, यह अनुच्छेद संविधान में आए, समाज व्यवस्था में आए, परंतु इन विषयों के लिए यह विषय संवेदनशील है, धर्म से जुड़ा हुआ है, धर्म व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव रखता है और इससे मुक्ति की बात संविधान कहता है। समय की नज़ाकत को देखिए। अभी मैं वर्तमान संदर्भ में इस परिप्रेक्ष्य में जो भी बात कहने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनने की जरूरत है। अनुच्छेद 370 में दोहराता हूँ, बीजेपी का एजेंडा था 3 चीज। एक, अनुच्छेद 370 की समाप्ति, राम मंदिर का निर्माण, और तीसरा यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। राम मंदिर बन गया, 370 भी समाप्त कर दिया, 370 भी समाप्त कर दिया। अब रहा यूनिफॉर्म सिविल कोड। 2018 का चुनाव था जब 370 समाप्त कर दिया गया। अब 2024 का चुनाव सामने है लोकसभा का, अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है। क्या यह केवल संयोग है? क्या इसको केवल संयोग मानेंगे कि 19 का चुनाव, 2019 का चुनाव सामने है, हम 370 समाप्त करने की बात करते हैं, और 370 जिस प्रक्रिया के चलते समाप्त कर दिया, लोगों ने, भारत के लोगों ने 370 के समाप्त करने पर आपत्ति नहीं की। जिस प्रकार से 370 समाप्त कर दिया गया, किसी से भी संपर्क न करते हुए, विरोधी पक्षों को साथ में न लेते हुए, कश्मीर के लोगों को नहीं पूछते हुए 370 समाप्त कर दिया, यह इस पर आपत्ति है।
सारे ही संविधान के जानकार लोग जानते हैं कि 370 अस्थाई था। 370 अस्थाई था। अस्थाई था मतलब 370 को समाप्त होना ही था। सुन लीजिए मेरी बात को, 370 को समाप्त होना ही था। कब समाप्त होना था यह सवाल था, और कैसे समाप्त करना है इसकी प्रक्रिया संविधान सभा ने निर्धारित की थी। इसकी प्रक्रिया संविधान सभा ने निर्धारित की थी। बड़े दुख के साथ, बड़े खेद के साथ यह कहना पड़ रहा है कि संविधान सभा ने जो कश्मीरी लोगों को आश्वासन दिए थे, अभिवचन दिए थे, जो प्रक्रिया संविधान सभा की चर्चा में निश्चित की गई थी, उस प्रक्रिया के चलते 370 समाप्त नहीं किया गया, यह सरकार पर आरोप है। बहुमत, पाशवी बहुमत कहते हैं, ब्रूटल मेजॉरिटी कहते हैं, उसके चलते यह विधेयक सम्मत किया गया। यह सबसे वही प्रक्रिया अभी स्वीकृत की जा रही है। 370 2019 समान नागरिक संहिता 2023 लोकसभा के चुनाव 2024, यदि यह संबंध जोड़ा जाए तो क्या 370 के लाने में राजनीति नहीं है, चुनाव नहीं है? जब चुनाव के संबंध में और फिर 370 को मुस्लिमों का विरोध है, अल्पसंख्यकों का विरोध है, ऐसा जब कहा जाता है तो इसको ध्रुवीकरण की नीति कहा जाता है। क्या मोदी सरकार की नीयत पर शक करना जरूरी नहीं है? शक नहीं किया जाना चाहिए, जरूर किया जाना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड को हिंदू अनुकूल है ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। हिंदू जानते हैं या नहीं जानते मालूम नहीं, मैं दोहराता हूँ, यदि यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो विवाह, तलाक, गोद लेना और उत्तराधिकार यह विषय हिंदू धर्म के धर्म क्षेत्र से निकल जाएंगे। क्या हिंदू इस बात को जानते हैं? केवल मुस्लिम कानून से निकल जाएंगे ऐसा नहीं, मुस्लिम कानून समाप्त होगा ऐसा नहीं, हिंदू कानून भी समाप्त होगा। और इसीलिए मैं दोहराता हूँ, हिंदू कोड बिल को विरोध करने वाले हिंदू क्या आज इतने प्रगत हो गए हैं कि अपने धर्म के अधिकार क्षेत्र से विवाह जैसा विषय निकालने के लिए तैयार है? यदि यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो लव जिहाद जैसा कार्यक्रम हिंदू चला नहीं सकेंगे। आज सोचते हैं कि हिंदू लड़की मुसलमान से विवाह नहीं करेगी। यदि यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो कोई भी भारत का नागरिक किसी भी भारत के नागरिक से विवाह संबंध प्रस्तापित करने के लिए संविधान द्वारा उसको अनुमति प्राप्त होगी, धर्म उसके आड़े नहीं आएगा। परंतु शायद अज्ञानवश माहौल निर्माण किया जा रहा है कि मुस्लिम ही इसके विरोधी है, जानते हुए नहीं। यदि नीयत साफ है, सरकार की नीयत साफ है, सरकार समुदाय में संघर्ष नहीं प्रस्तापित करना चाहती, सरकार अल्पसंख्यक के विरुद्ध बहुसंख्यक ऐसा वातावरण नहीं निर्माण चाहती, ध्रुवीकरण की प्रक्रिया नहीं आरंभ करना चाहती, तो सर्वप्रथम विधेयक का मसौदा लोगों को उपलब्ध करवाए सरकार। मैं बताना चाहता हूं, संविधान का मसौदा डॉक्टर BR अम्बेडकर ने 8 महीने तक लोगों की प्रतिक्रियाएं जानने के लिए खुला रखा था। समान नागरिक संहिता जैसा संवेदनशील विषय जिसका संबंध धर्म से है, ऐसे विषय के संबंध में यदि कोई कानून बनता है तो यदि नीयत साफ है तो उसको लोगों के लिए खुला बनाइए। देखने तो दीजिए कि आप किस प्रकार का कानून बनाना चाहते हैं। व्यापक आदान प्रदान का माहौल बनाना चाहिए, विरोधी पक्ष को भी साथ में लेना चाहिए।
आपके पास बहुमत है, हम मानते हैं, हम ही ने दिया हुआ है बहुमत। किस पद्धति से आपने स्वीकार किया, ध्रुवीकरण से, ठीक है, हम ही ने दिया हुआ है। आप हमारी सरकार हो, यदि हमारी सरकार है तो आप हमारी भी बात सुनिए ना। इसके लिए हम आपको पॉलिटिकली विरोध करते हैं, इसलिए आपने मेरे से संबंधित कानून बनाते समय मुझसे पूछना भी नहीं चाहिए, मुझसे बातचीत भी नहीं करना चाहिए। मुझसे कंसल्ट कीजिए, लोगों तक आपको पहुंचना होगा। 2018 में आपके पास बहुमत था, आपने 370 समाप्त कर दिया, 370 समाप्त कर दिया। 5 साल हो गए हैं, कश्मीर की समस्या का समाधान हो गया? आप कहते हैं कि हो गया। कितने लाख सैनिक और अर्धसैनिक बल वहां उपस्थित है? क्या सेना के बल पर जब सत्ता का संचालन होता है तो क्या समस्या का समाधान हुआ, ऐसा माना जा सकता है? आप दावा करते हैं कि कश्मीर में सारी ही स्थिति अनुकूल है, नॉर्मल है। 5 साल से विधानसभा का चुनाव नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? यदि स्थिति नॉर्मल है तो इसका मतलब यह है कि कश्मीर की समस्या आज भी जीवंत है, समाधान नहीं हुआ। जब तक सेना वहां बनी रहेगी तब तक समस्या का समाधान हुआ ऐसा माना नहीं जाएगा। कब तक सेना बनी रहेगी यह सरकार बता नहीं पा रही है। एक समस्या को सरकार ने सुलझाया, दूसरी समस्या निर्माण हुए। 2023 में आप यह कानून बनाने जा रहे हैं, क्या इस कानून से, इस बिना कंसल्टेशन के इस कानून के बनाने से हिंदू मुसलमानों में जो विभाजन होगा, जो संघर्ष की स्थिति निर्माण होगी, जो अविश्वास का वातावरण निर्माण होगा, वो समाप्त हो जाएगा या बढ़ेगा? आप एक समस्या को सुलझाने के लिए नई समस्या को जन्म दे रहे हो, नई समस्या निर्माण करने जा रहे हो। और फिर एक बार मैं डॉक्टर अंबेडकर को याद करना चाहता हूँ, 2 जगह, एक ही जगह के लिए। डॉक्टर अंबेडकर 17 दिसंबर 1946 डॉक्टर अंबेडकर का संविधान सभा में भाषण। ऐसे ही स्थिति थी जैसी आज संसद में। फर्क कितना है, अंतर इतना है, उस समय संविधान सभा में कांग्रेस का बहुमत था, आज लोकसभा में बीजेपी का बहुमत है। कांग्रेस ने प्रस्ताव लाया था, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स का रिजोल्यूशन। कांग्रेस चाहती थी कि मुस्लिम लीग आए ना आए, हमारे पास बहुमत है, हम इस प्रस्ताव को पारित कर लेंगे। कौन से प्रस्ताव को? एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। बीजेपी चाहती है कि मुस्लिम माने न माने, विरोधी पक्ष माने न माने, हमारे पास बहुमत है, हम इस प्रस्ताव को, नागरिक संहिता को पारित करके ही रहेंगे। क्या कहते हैं डॉक्टर अंबेडकर? आपके पास बहुमत की सत्ता है, सत्ता प्राप्ति एक बात है, विजडम दूसरी बात है। विजडम दूसरी बात है। यदि आपके पास शून्यता है, विजडम है, समझदारी है, विवेक है, तो आप सत्ता का उपयोग विवेक से कीजिए। जो आपके विरोधी है उनको भी साथ में लेकर चलना, इसको विवेक कहते हैं, इसको विवेक कहते हैं। जो आपके विरोधी है उनको भी समझना, यह विवेक कहते हैं। और जब इस प्रकार से विरोधियों को भी कंसल्ट कर कर जोड़ने का प्रयास किया जाता है, उसी को डेमोक्रेसी में सही अर्थों में लोक निर्वाचित सरकार कहते हैं। लोक निर्वाचित सरकार केवल बहुमत की सरकार नहीं होती, लोक निर्वाचित सरकार अल्पसंख्यकों की भी सरकार होती है। और यह सरकार का दायित्व बनता है कि सरकार अल्पसंख्यकों भी अपने साथ लेकर चले, और इसके लिए कंसल्टेशन के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि बहुमत के सरकार को यह दिखाना पड़ेगा कि हमारे पास
केवल सत्ता नहीं, शून्यता भी है और हम सत्ता का उपयोग शून्यता से करना चाहते हैं। जब बहुमत की सरकार लोकतंत्र में सत्ता का उपयोग शून्यता से करती हैं, तभी अल्पसंख्यक समुदाय उस सरकार के साथ भी जुड़ते हैं। सरकार जरूर इस प्रकार के विधेयक पर अमल करे, सरकार जरूर इस प्रकार के विधेयक को लाए, परंतु 17 दिसंबर 1946 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो चेतावनी दी है, उस चेतावनी का जरूर ध्यान में रखें। आपके पास सत्ता है, शून्यता का परिचय दीजिए, विजडम का परिचय दीजिए। जो आपसे सहमत नहीं है, उनकी सहमति प्राप्त करने के प्रयास तो कीजिए, बोलिए तो सही, बात तो कीजिए। बिना प्रयास किए यदि आप विधेयक लाते हैं तो आप विरोध को तीव्र करते हैं। आप जोड़ना नहीं चाहते, आप तोड़ना ही चाहते हैं तो अलग बात है। आप तोड़ना ही चाहते हैं तो अलग बात है। जोड़ना चाहते हैं, डेमोक्रेसी में जोड़ना चाहते हैं तो आपको पहल करनी होगी, लोगों के साथ बात करनी होगी। आपके पास विजडम भी है, इसका परिचय देना होगा। अन्यथा इस प्रकार का कानून लाकर परमानेंटली, कायम तौर पर आप समाज में विघटन के बीज बोने जा रहे हैं। इससे राष्ट्र मजबूत नहीं होगा, भारत राष्ट्र कमजोर होगा। शायद हिंदू राष्ट्र निर्माण की ओर एक कदम आप चाहते हो तो बढ़ा सकते हो। भारत राष्ट्र इससे कमजोर होगा, शायद हिंदू राष्ट्र निर्माण की संभावना बढ़े। जो हिंदू राष्ट्र अल्पसंख्यकों के दमन पर रचा जा रहा होगा। डॉक्टर अंबेडकर 17 दिसंबर 1946 कृपया याद कीजिए और इस संबंध में उचित कदम उठाइए। मैं भारतीय हूँ, भारतीय होने के नाते आप सब लोगों को आह्वान करता हूँ, यदि भारत राष्ट्र मजबूत करना है तो अल्पसंख्यकों को भी जोड़कर, विरोधी पक्षों को भी जोड़कर अपने साथ ले जाना चाहिए। यह भारत राष्ट्र की नीति है। यदि तोड़कर राष्ट्र बनाना है, यह हिंदू राष्ट्र की नीति है। हम कौन से राष्ट्र को बनाना चाहते हैं और कौन से राष्ट्र को तोड़ना चाहते हैं, यह मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ। आप शून्य हैं, आप विजडम वाले लोग हैं, आप भारतीय हैं, आपके सोचने की यह बात है। मैं समान नागरिक संहिता का विरोध नहीं करता हूँ। डॉक्टर अंबेडकर ने विरोध नहीं किया, इसीलिए वो संविधान में समान नागरिक संहिता कैसे अस्तित्व में आए और कैसे लागू की जाए, इसकी भी प्रक्रिया डॉक्टर अंबेडकर ने निर्धारित की है। उस संविधान निर्माता को याद कर मैं आपको आह्वान करना चाहता हूँ कि संविधान निर्माता ने जो प्रक्रिया नियोजित की है उसी को पालन कीजिए और देश को, राष्ट्र को एकात्म, एक संग रखिए, जोड़िए। जोड़ने में सबकी भलाई है, तोड़ने में किसी की भी भलाई नहीं है। धन्यवाद।